अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ साजिद यूसुफ गखड़। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि आइंदा हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शंस एंड अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कि लॉ ऑफ डिमांड सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या चीज़। और लॉ ऑफ डिमांड को डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि डिमांड क्या चीज़ है। तो हमारे कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हमारे कस्टमर्स मार्केट के अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड। यानी कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को हम क्या देते हैं, नाम डिमांड का। तो स्टूडेंट्स चलते हैं डेफिनेशन की तरफ कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। तो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन है द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड पर पीरियड ऑफ टाइम विल फॉल एज प्राइस रेस एज प्राइस फॉल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो स्टूडेंट्स जब किसी चीज़ की प्राइस की बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा अदर थिंग्स कौन सी हो सकती हैं। तो अदर थिंग्स को देखने के लिए स्टूडेंट्स हम डिमांड का फंक्शंस देखते हैं कि डिमांड का फंक्शन क्या कहता है। क्वांटिटी डिमांडेड का फंक्शन है फंक्शन ऑफ डिमांड इज इक्वल टू पी एस जी सी जी आई एफ टी। यहाँ पर पी से मुराद है प्राइस ऑफ द गुड्स, फिर है जी एस जी सब्सिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जांपल जैसे आप डाल्डा का घी इस्तेमाल करते हैं तो किसी और कंपनी का घी जैसे मनपसंद है वो इसका सब्सिट्यूट गुड्स है। यानी कि आपको मार्केट के अंदर से डाल्डा का घी नहीं मिल रहा तो आप मनपसंद के घी को या किसी और कंपनी के घी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी सी जी स्टैंड्स फॉर कम्प्लीमेंट गुड्स, यानी जो एक गुड को कंप्लीट करती हैं। जैसे आपका मोटर बाइक है तो मोटर बाइक को पेट्रोल जो है कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पर पेट्रोल जो है वो आपकी कंप्लीमेंट गुड है। यानी ऐसी चीज़ें जो किसी दूसरी चीज़ के सहारे पे नहीं चल सकती। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन जो है, आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी के बगैर नहीं चल सकता। तो नेक्स्ट आई स्टैंड्स फॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर की जो इनकम है। उसके बाद है एफ स्टैंड्स फॉर फैशन एंड टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट। तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, जो अदर थिंग्स हैं, जो सब्सिट्यूट गुड्स हैं, कम्प्लीमेंट गुड्स हैं, फैशन है, टेस्ट है, या इनमें से कोई भी चीज़ है, या इनकम वगैरह है कंज्यूमर की, हम एज्यूम करते हैं कि वो सारी की सारी चेंज नहीं होंगी, वो कांस्टेंट रहेंगी, वो फिक्स रहेंगी। सिर्फ चेंज जो आएगा या तो प्राइस के अंदर चेंज आएगा या डिमांड के अंदर चेंज आएगा। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगी, और जब प्राइस कम होगी तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। इस चीज़ का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ों के ऊपर ये लॉ फॉलो होता है। अजम्पशंस, जो चीज़ें हम एज्यूम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वांट्स ऑफ द कंज्यूमर नॉट चेंज। वैसे जनरल लाइफ के अंदर कंज्यूमर की जो वांट्स हैं, जो उसकी ख्वाहिशात हैं या तयशात हैं, वो चेंज होती रहती हैं। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड को सही साबित करने के लिए हमने ये एज्यूम करना है कि जो उसकी वांट्स हैं वो चेंज नहीं होंगी, वो कांस्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। जो सब्सिट्यूट गुड्स हैं उनकी प्राइस आपने यहाँ पर तसव्वुर करना है कि वो कांस्टेंट है। थर्ड वन इज प्राइस ऑफ द कम्प्लीमेंट्री गुड्स नॉट चेंज। तो कम्प्लीमेंट गुड्स की भी जो प्राइस है वो चेंज आपने यहाँ पर नहीं करनी है, उसे भी आपने फिक्स रखना है। इनकम नॉट चेंज, जो कंज्यूमर की या बायर की इनकम है उसको भी आपने चेंज नहीं करना, उसको भी आपने इस लॉ को सही साबित करने के लिए उसकी इनकम को फिक्स रखना है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बायर्स रिमेन कांस्टेंट। तो आपके जो नंबर ऑफ बायर्स हैं उसको एज्यूम करना है कि वो फिक्स हैं। 10 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, 15 हैं, 50 हैं, जो भी हैं, लेकिन वो आपने फिर फिक्स रखना है। तो ये चीज़ें जब आप अदर थिंग्स जो हैं इनको आप फिक्स रखेंगे तो आपका लॉ ठीक साबित होगा। तो ये वो अजम्पशंस हैं जो इस लॉ के ऊपर फॉलो की जाएंगी। जिस तरह स्टूडेंट्स ये लॉ एज्यूम किया जाता है, इस तरह कुछ लिमिटेशंस होती हैं या एक्सेप्शंस होती हैं जिनके ऊपर ये लॉ फॉलो नहीं होता। तो इसके अंदर सबसे पहले आपकी गिवन गुड्स हैं जिनको आप कहते हैं घटिया अशिया। जैसे ख़राब सब्ज़ी है बाज़ार के अंदर, तो घटिया अशिया ऐसी होती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि घटिया अशिया होती हैं लेकिन उनकी कीमत बढ़ भी जाती है, और कभी कभी उनकी कीमत कम भी हो जाती है। अगर मार्केट के अंदर ये चीज़ें नायाब हैं, कम हैं, तो उस सूरत में कंज्यूमर की मजबूरी है, उसने ये चीज़ें ख़रीदनी है मार्केट के अंदर से। तो उस सूरत में वो चीज़ें अगर घटिया अशिया उसको महंगी भी मिलेंगी तो वो भी वो ख़रीदने के लिए मजबूर होगा। तो जो गिवन गुड्स होती हैं तो उसके ऊपर ये लॉ फॉलो नहीं होता। नेक्स्ट,
स्नोब इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट का मतलब है खुद पसंदी का असर। खुद पसंदी का असर, जैसे कि कंज्यूमर मार्केट्स में जाते हैं, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने टाई पहनी हुई है, तो टाई के अंदर जो कलर है, तो हर बंदे का अपना एक टेस्ट है, अपना एक कलर है। कोई पिंक कलर पसंद करेगा, कोई ग्रीन कलर पसंद करेगा, कोई रेड कलर पसंद करता है। अभी मैंने येलो कलर लिया है, तो इट्स मीन दैट कि मे बी मैंने कम्बिनेशन बना लिया हो। तो हर बंदे का अपना एक टेस्ट होता है। परफ्यूम्स ब्रांडेड, जैसे हर बंदे अपना ब्रांड के मुताबिक या अपनी टेस्ट के मुताबिक या अपनी पसंद के मुताबिक परफ्यूम या फैशन जो हो गया है उसके मुताबिक वो चीज़ें ले लेते हैं। तो ऐसा फैक्ट जो कंज्यूमर मतलब खुद पसंदी का असर होगा, उसके ऊपर भी ये लॉ फॉलो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है जी वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट यानी कीमती अशिया, जैसा कि कोई बंदा है वो चांदी की चैन पहनता है, या कीमती मोती पहन लेता है, या कीमती पत्थर हाथ में पहन लेता है, या इस तरह का कोई भी कीमती अशिया, नग वगैरह जो हो गए हैं, तो ये जो लोग इस चीज़ का फैशन रखते हैं कीमती अशिया का, उनके ऊपर भी ये लॉ फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट इज बैंडवैगन इफेक्ट, यानी रहन सहन का असर। रहन सहन का असर कैसे होता है जी? फॉर एग्जांपल हर बंदा कल्चर के मुताबिक, जैसा कि शहरों का कल्चर और होता है, देहात का कल्चर और होता है। अब शहर के लोग अपने मुताबिक, पर्सनैलिटी के मुताबिक या शहर के फैशन के मुताबिक चीज़ें ख़रीदेंगे। देहात के लोग देहात के एरिया के हिसाब से अपने रहन सहन की जो चीज़ें होती हैं, कपड़े वगैरह हो गए हैं या जूते वगैरह हो गए हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो उसके मुताबिक चीज़ें ख़रीदेंगे। तो जो रहन सहन के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक, सकाफ़त के मुताबिक जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके ऊपर भी ये लॉ फॉलो नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जिस चीज़ को हमने डिस्कस किया है वो है लॉ ऑफ डिमांड, और किन चीज़ों के ऊपर ये लॉ फॉलो होता है और किन चीज़ों के ऊपर ये लॉ फॉलो नहीं होता है, यानी अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एक टेबल लेते हैं और टेबल के अंदर हम एक तरफ प्राइस और एक तरफ डिमांड ले लेते हैं। तो कोई भी आइटम ले लें आप, कोई भी प्रोडक्ट जो है एज्यूम कर सकते हैं, हाँ वो आप तो फ्रूट ले लें, वेजिटेबल ले लें या कोई भी प्रोडक्ट ले लें, लेकिन यहाँ पर आप एक तरफ डिमांड ले लेते हैं कस्टमर्स की और एक तरफ आप यूनिट की प्राइस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी यूनिट की प्राइस है 150, तो उस टाइम पे उसकी डिमांड थी 20। इसी तरह जब प्राइस 150 से डाउन हो गई, 10 रुपीज़ डाउन हो गई, 140 पे पहुँच गई, तो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो 30 यूनिट्स हो गई है, यानी 10 यूनिट्स उसके बढ़ गए हैं। इसी तरह प्राइस फर्दर गिरती गई, उसकी डिमांड फर्दर बढ़ती गई। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा जब भी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड आपकी कम होती है, और जब भी प्राइस कम होती है तो डिमांड आपकी बढ़ जाती है। अभी हम इस चीज़ को ग्राफ के ज़रिए देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड टेबल से हम मदद लेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ कैसे बनता है। तो देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डिमांड जो थी वो 20 थी और प्राइस आपकी 150 थी। तो जो वर्टिकल लाइन है, जो आपके ये लाइन है, इसके ऊपर हम प्राइस ले लेते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अंदर हम डिमांड ले लेते हैं। तो ये आपकी डिमांड 20 है और ये प्राइस 150 है। ये प्राइस जब 150 थी तो आपकी डिमांड कितनी थी जी? 20 थी। तो ये डॉट ज़ाहिर कर रहा है कि आपका जो प्राइस डॉट है वो इधर आ रहा है 150 और 20 के कम्बिनेशन में। जब प्राइस आपकी 140 हुई तो आपकी डिमांड फर्दर बढ़ गई 30 पे। इसी तरह जब 130 हुई तो आपकी डिमांड 40 पे आ गई। इसी तरह 20 पे थी तो आपकी डिमांड 50 पे आ गई, और 110 पे थी तो आपकी डिमांड 60 पे आ गई। तो जेंटलमैन, ये जो डॉट्स हैं इसके ऊपर हम एक लाइन स्केच कर देते हैं। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं डी, यानी डिमांड ड्राफ्ट। इसको डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपवर्ड टू डाउनवर्ड ये मूव हो रहा है। अपवर्ड टू डाउनवर्ड का मतलब ये है कि ये जो है आपकी 150 से प्राइस डाउन हुई 140 पे, तो आपकी डिमांड मूव कर गई 20 to 30। इसी तरह 140 से जब डाउन हुई 10 रुपीज़, तो आपकी 30 to 40 डिमांड हो गई। इसी तरह 30 से डाउन 120 पे हुई तो आपकी डिमांड फर्दर मूव हो गई 50 पे। इसी तरह 120 से 110 पे आई तो आपकी डिमांड बढ़ गई 60 पे। तो ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है जब भी आपकी प्राइस कम होती है तो आपकी डिमांड बढ़ती है। अगर हम इसको दूसरे एंगल के साथ लें तो उसमें यह है कि आपकी जब प्राइस 110 से 120 पे जाती है तो आपकी डिमांड 60 to 50 हो जाती है। आपकी जब प्राइस 120 से 130 पे जाएगी तो आपकी जो डिमांड है वो 50 से 40 यूनिट्स हो जाएगी। इसी तरह जब प्राइस बढ़ती जाएगी तो आपकी डिमांड कम होके 20 पे आ जाएगी।
यानी कि आपकी जब इसको शॉर्टकट अगर लें, व्हेन प्राइस इंक्रीज आवर डिमांड विल डिक्रीज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज आवर डिमांड विल इंक्रीज, दैट इज़ द समरी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लॉ ऑफ डिमांड, इसकी एजम्पशंस, इसके एक्सेप्शंस, इसका टेबल और ग्राफ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच।